Bismillahirrahmanirrahim. So, gentlemen, welcome for the class number 2 for certificate in occupational safety and health. ठीक है, आज हमारी दूसरी क्लास है इस सिलसिले की। और कल हमने इस कोर्स की स्टार्टिंग की थी, इब्तिदा की थी, जिसमें हमने इसका बेसिक जो इंट्रोडक्शन है कोर्स का और उसका उनके जो मॉड्यूल्स हैं उनके ऊपर हमने डिस्कस भी किया था। और मॉड्यूल 1 को हमने यहाँ पे उसमें चीजें लर्न भी की थी। हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को डिस्कस किया था कि जो सेफ्टी एंड हेल्थ है या हेल्थ एंड सेफ्टी है, इसकी इब्तिदा कैसे हुई, इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है और कैसे मतलब दो जो मेन इंसिडेंट थे हिस्ट्री के अंदर वो बुनियाद बने कि जहाँ पे फिर जो लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हैं, जो मतलब लॉज हैं हेल्थ एंड सेफ्टी के, उनकी बीच में इन्वॉल्वमेंट हुई और फिर इनमें सख्तियां बढ़ती चली गई। और उसका नतीजा ये निकला कि वर्क प्लेसेस की जो सेफ्टी है उसमें इम्प्रूवमेंट आई। और फिर इंडस्ट्रीज जो है वो ग्रो करना शुरू हुई, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी और प्रॉफिट्स भी उनके बढ़ने शुरू हुए और उनकी डेवलपमेंट तेज हो गई। ठीक है ना। बट हुआ ये कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जूं जूं मतलब हेल्थ एंड सेफ्टी तरक्की करती गई और पुराने जो इश्यूज थे, हैजर्ड्स थे, रिस्क थे, उनकी मिटिगेशन होती गई, उनका कंट्रोल होता गया। साथ साथ जूं जूं टेक्नोलॉजी एडवांस हुई तो नए नए हैजर्ड्स, नए नए रिस्क, नए नए खतरात जो हैं वो इंडस्ट्री के अंदर आते गए। ठीक है ना। तो उस हिसाब से अब अगर आज के इस कॉम्प्लेक्स टाइम में अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा एडवांसमेंट हो चुकी है टेक्नोलॉजी के अंदर। ठीक है। उसी हिसाब से फिर उनके अंदर जो हेज़ार्डियस सिचुएशंस हैं वो भी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी हैं, कॉम्प्लेक्स हो चुकी हैं। उनके अंदर बहुत ज्यादा डीप रिस्क जो है वो नए नए जनरेट हो चुके हैं। इसीलिए फिर अब हेल्थ एंड सेफ्टी को और भी ज्यादा इसके ऊपर फोकस किया जाता है और इसकी नीड जो है अब आजकल के दौर में एट देयर पीक। ठीक है ना। अब मतलब है कि कोई भी बिजनेस सेफ्टी के बगैर जो है ना वो अपना स्टार्ट लेने का ही प्लान नहीं बना सकता। और फिर रिस्ट्रिक्शंस भी हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी और सोसाइटी की तरफ से भी। फिर खुद बिजनेसेस ये सोचते हैं कि यार हम जो एक्सीडेंट्स में, इंसिडेंट्स में जो हमें कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं, जो हमें लॉसेस होते हैं, उससे तो हमारा फाइनेंशियल लॉस भी बहुत ज्यादा होता है। तो क्यों ना हम मतलब है कि सेफ वर्क प्रैक्टिसेस को प्रेफर करें, हम मतलब है कि हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उससे हमारी एक तो जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी की तरफ से जो हमें प्रेशर आता है वो भी ना आए और हमारी जो एज एज ए इंसान एक दूसरे इंसान की हिफाजत की एक अल्लाह ताला ने जो हमारे ऊपर जिम्मेदारी लगाई है, डिवाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको कहते हैं, वो पूरी हो। बल्कि जो गवर्नमेंट के कवानीन हैं जिसकी वजह से हमारी कंपनी को लॉस हो सकता है इन केस ऑफ एनी मिस है और इंसिडेंट, तो उससे भी बचे तो और हमारा फाइनेंशियल लॉस भी बचे। मिसाल के तौर पे अगर कोई फायर अकर हो गई है तो आप देखें उससे फिर बेशुमार उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, लोगों की जान भी जा सकती है, जख्मी होते हैं लोग, प्रॉपर्टी डैमेज होती है, सो मैनी थिंग्स हैपन। कोर्ट्स के अंदर केसेस चले जाते हैं, मीडिया के ऊपर उनकी जो है वो पॉपुलैरिटी पॉपुलैरिटी तो नहीं कहना चाहिए, मतलब एक उनकी जो रेप्यूटेशन है वो स्टेक पे लग जाती है बिजनेसेस की। और यहाँ तक भी होता है कि अब तो लॉज इतने सख्त हैं कि अगर इंस्पेक्शंस के दौरान सीरियस किस्म के रिस्क अगर आइडेंटिफाई हो जाए और उनकी वायलेशन साबित हो जाए तो वो कंपनीज बंद भी हो जाती हैं। और बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं, कंपनीज बंद हुई हैं मुकम्मल तौर पे। तो हमने लीगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को भी हमने डिस्कस किया था कल। और आज का जो हमारा एजेंडा है ट्रेनिंग का उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। जिनमें एज यूजल जिस तरह हमारा प्लान होता है डेली का कि हमने 3 टॉपिक डेली डिस्कस करने होते हैं। एक टॉपिक हमारा जो होता है या एक सेशन जो हमारा 40 मिनट्स का होता है, उसके बाद ये सेशन एंड हो जाता है एंड देन वी टेक अ ब्रेक फॉर 5 to 7 मिनट्स एंड देन वी रीजॉइन विद द सेम थिंग। तो आज के हमारे जो 3 टॉपिक्स हैं, नंबर 1 द नेचर ऑफ हैजर्ड। ये हैजर्ड नेचर को अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है
ठीक है, जनरली मतलब हम ये सोच रहे होते हैं कि यार हमें हैजर्ड का पता है, ठीक है, लेकिन जब हम डीप जाते हैं इसकी नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए, तो फिर हमें पता चलता है कि यार बहुत सारी चीजें जो हमें पहले पता नहीं थी अब हमें पता चल रही है। और आप जो परसेप्शन से चीजें बिल्डअप करते हैं अपने जहन के अंदर, उसमें करेक्शन होती है अगर आप इसकी नेचर को अंडरस्टैंड प्रॉपर कर लें। तो मेरा बहुत ज्यादा फोकस होता है कि मैं बेसिक कंसेप्चुअल चीजें जो है ना आपको अंडरस्टैंड करवाऊं, ताकि लाइफ टाइम आपकी जो। सर जी 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 सर जी। इसमें और ओशा में क्या फर्क है? मेरा ख्याल ज्यादा कुछ फर्क तो नहीं है, सेम चीजें हैं यहाँ का। यार नहीं, ओशा में और इसमें बड़ा फर्क है। अब आपको कल भी आपने मेरे ख्याल में ये चीज पूछी थी, आपने पूछी थी किसी और ने पूछी थी ओशा नहीं सर, कल में। मैं क्लास में नहीं था। आप ऐसा कीजिएगा, रिकॉर्डिंग जरूर सुनिएगा कल की क्लास की, मैंने उसमें एक्सप्लेन किया कि ओशा में और इसमें क्या फर्क है। कल मेरा ख्याल है किसी हमारे दोस्त ने पूछी थी ये बात, ये जी क्वेश्चन जी किया था। जी। हैदर अली आपने सर पूछा ने था? 2 दफा वो जी जी सर। सर ने उस दिन 2 दफा एक्सप्लेन कर चुके हैं, पहले सेशन में भी और सेकंड सेशन में भी। तो आप वो देख लीजिएगा, आपको ब्रीफली नॉलेज हो जाएगी उसकी। हाँ, बस यही थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। देखिए एक रिदम होता है ना क्लास का, तो ट्रेनर जब आपको बता रहा होता है, तो अब उसके अंदर आप अगर अपनी वजह से मिस होते हैं तो उसमें फिर ज्यादा बेहतर होता है कि या तो आप प्रीवियस जो क्लास है उसकी रिकॉर्डिंग सुन के आए, ठीक है ना, ताकि आप मतलब थोड़ा सा आपका एक नॉलेज बैकग्राउंड बना हुआ हो। फिर अगर मतलब है कि हर चीज दोबारा दोबारा मैं रिपीट करता रहूंगा, फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे, ये भी एक मतलब एक इश्यू है ना। हमने इस सिलेबस को कवर भी करना है, और बाकी लोगों का फिर उसमें कसूर नहीं होता ना, कि जो जिनको मैं ऑलरेडी ब्रीफ कर चुका हूँ, और एक आध की वजह से अगर आपने कल नहीं कर पाए क्लास किसी वजह से, नो प्रॉब्लम, हो जाते हैं मसले मसाइल। बट ये है कि आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उस रिकॉर्डिंग को जरूर रिव्यू करके आए, ताकि आप अगर इसके बावजूद भी कोई ऐसी चीजें जो नहीं है जो एक्सप्लेन करने वाली है, जो उस कॉन्सेप्ट से हट के है, जो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो मेरा ख्याल है उसके ऊपर बेहतर था कि अगर आप उसको एक दफा रिव्यू, बट कोई मसला नहीं, आप रिव्यू कर लीजिएगा। अगर फिर भी समझ ना आए तो मैं इंशाल्लाह दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो हम द नेचर ऑफ हैजर्ड जो है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद जो इसकी क्लासिफिकेशंस हैं, ठीक है। क्लासिफाई करना हैजर्ड को बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम जब इसको असेस करते हैं ना अपनी रिस्क असेसमेंट के अंदर, तो हम सबसे पहले उसकी कैटेगरी जो है ना उसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब डिफरेंट इसकी कैटेगरीज हैं, अगर आप इनको कैटेगराइज करने के काबिल नहीं है, ठीक है, आप सिर्फ हैजर्ड को सिर्फ एक इस तरह अंडरस्टैंड करते हैं कि जख्म हो गया, ये एक हैजर्ड है किसी हैजर्ड की वजह से, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये जो आपको इंजरी हुई है, इसके बैक एंड पे जो हैजर्ड है इसकी क्लासिफिकेशन क्या है। तो आप फिर उसको मिटिगेट करने के काबिल नहीं होते, उसको असेस करने के काबिल नहीं होते, ठीक है ना। तो ये क्लासिफिकेशन को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो आइडेंटिफिकेशन होती है, ठीक है। अब आप कहते हैं कि जी ओशा में भी हमने ये चीज़ पढ़ी थी, ओशा में हमने ये चीज़ नहीं पढ़ी थी। ओशा में हमने पढ़ा था कि डिफरेंट जो एक्टिविटीज होती हैं उनके अंदर हेजरियस नेचर किस किस्म की होती है। अब जब वो उस एक्टिविटीज जब आपकी वेबसाइट के ऊपर हो रही होती है, तो फिर आपको एक ऑर्गेनाइज सिस्टम चाहिए होता है उनको मैनेज करने के लिए, ठीक है। वहाँ पे डिफरेंट किस्म के हैजर्ड्स होंगे, ठीक है, मशीन से रिलेटेड भी होंगे। अब मशीन से रिलेटेड हैजर्ड तो हैं, अब आपको कैटेगराइज कैसे करेंगे उनको, कि आप उनको फिजिकल हैजर्ड में रखेंगे, केमिकल हैजर्ड की कैटेगरी में रखेंगे आप उनको, या अर्गोनॉमिक्स की कैटेगरी में रखेंगे, वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके नॉलेज आपको होना चाहिए। तो नेचर ऑफ हैजर्ड को अंडरस्टैंड करना, क्लासिफिकेशन ऑफ हैजर्ड को हम इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे, और आइडेंटिफिकेशन टेक्निक्स, ये बहुत जरूरी पॉइंट है कि जब आप अपनी वेबसाइट के अंदर मतलब हैजर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए जाते हैं, तो वो कौन कौन से मेथड्स हैं, वो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं, जिनका आपको पता होना चाहिए। क्योंकि हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन के लिए कोई एक तरीका नहीं है, इसके काफी सारे तरीके हैं, ठीक है, इसकी काफी सारी टेक्निक्स हैं। तो उन टेक्निक्स का हम यहाँ पे इंशाल्लाह मैं आपको अंडरस्टैंड करवाऊंगा कि वो हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन की टेक्निक्स कौन सी होती है, हर जो प्रोफेशनल होता है उसको पता होनी चाहिए। क्योंकि बाज का ऐसा हैजर्ड होता है जो कि केमिकल से रिलेटेड है, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक
मतलब केमिकल कैटेगरी की आइडेंटिफिकेशन से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे सेफ्टी डेटा शीट के थ्रू आप उसका हैजर्ड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी तरह और जो हैजर्ड्स होते हैं उनके भी टेक्निक्स जो है वो डिफरेंट होती है। बायोलॉजिकल हैजर्ड्स हैं, आगे हम डिस्कस भी करेंगे। उसके बाद हम एक प्रैक्टिस भी करेंगे आइडेंटिफिकेशन टेक्निक्स की, ठीक है। उसमें आपने अपना फीडबैक देना है, मैं आपको कोई हैजर्ड बताऊंगा और आपने मुझे ये बताना है कि हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। ये प्रैक्टिस आप लोगों ने मेरे साथ मिलके करनी है, ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात कर लें हैजर्ड की, एक सेकेंड, हैजर्ड की डेफिनेशन की, तो जो मतलब प्रैक्टिस है, दैट इज सेड के हैजर्ड इज ए सोर्स ऑफ पोटेंशियल डेंजर और रिस्क दैट इफ नॉट एड्रेस्ड और कंट्रोल्ड कैन लीड टू अनडिजायरेबल consequences। ठीक है जी। ये एक ऐसा मतलब है कि ये कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, कोई सोर्स हो सकता है जहां से नुकसान होने का अंदेशा हो, ठीक है। बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं, जैसे फायर है, आग। आग, फायर जो है ये एक हैजर्ड है, इसके अंदर पोटेंशियल मौजूद है। अच्छा, एक होता है हैजर्ड, एक होता है रिस्क। तो रिस्क में और हैजर्ड में फर्क होता है हमेशा, लेकिन अमूमन क्या होता है कि लोग इसको मिक्सअप कर देते हैं कि हैजर्ड और रिस्क को एक ही कैटेगरी में पास का काउंट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। हैजर्ड के अंदर पोटेंशियल मौजूद होती है, जबकि रिस्क तब बनता है जब उसके अंदर दो और चीजें ऐड होती हैं जिसको हम लाइकलीहुड और कॉन्सिक्वेंस कहते हैं, ठीक है। तो हैजर्ड आपका जो है वो कोई एक्टिविटी हो सकती है, ठीक है। कोई मशीन जो कोई आपके लिए पोटेंशियल हार्म काज करने की अहलियत रखती हो, वो हो सकती है। कोई केमिकल हो सकता है जो आपको नुकसान काज करने की अहलियत रखता हो। मिसाल के तौर पे आप देखें ना, ये जो नाइफ है, छुरी, ये एक इसके अंदर क्या पोटेंशियल है, ये काट सकती है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर पोटेंशियल मौजूद है ना, लेकिन अगर आप इसको यूजफुल पर्पज के लिए यूज करेंगे तो ये आपको फायदा देगी, लेकिन पोटेंशियल तो इसके अंदर मौजूद है। इसी तरह एक स्मोकर है, ठीक है ना। अब स्मोकिंग एक हैजर्ड है। अब ये मतलब है कि वो हैजर्डियस नेचर जो है वो एक स्मोकर के लिए भी उसकी वही है, एक नॉन स्मोकर के लिए भी, यानी हैजर्ड दोनों के लिए सेम है। तो इसी तरह आप कहीं ऊंचाई पे काम कर रहे हैं, देर इज ए पोटेंशियल कि आप वहां से गिर सकते हैं। पोटेंशियल का क्या मतलब है, जिसके अंदर नुकसान करने की अहलियत मौजूद हो। इसी तरह अगर आप मतलब कहीं पे ऐसी वर्क स्पेस में है, ऐसी मतलब सरफेस के ऊपर है जहाँ पे स्लिपरी सिचुएशन है, मतलब कोई लिक्विड गिरा हुआ है, तो उसमें आप स्लिप कर सकते हैं, गिर सकते हैं, फॉल हो सकते हैं, वो हैजर्ड है, ठीक है ना। इसी तरह मतलब है कि कोई मशीन जो है वो पुरानी है, ठीक है, और वो शोर शराबा बहुत ज्यादा कर रही है। वुमन आपने फैक्ट्री में देखा होगा कि मशीन जो होती है वो बहुत ज्यादा नॉइज जनरेट करती है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप नॉइज को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, आपको पता तो है शोर हो रहा है, लेकिन अगर आप उसको असेस नहीं करेंगे कि वो नॉइज किस लेवल का है, तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि वो किस किस्म का नुकसान आपको कॉज कर सकता है। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ ये बहुत ज्यादा ट्रेंड है कि शोर शराबा भी हो रहा है, मशीनें चल रही हैं धड़ाधड़, लोग मतलब है कि काम भी कर रहे हैं और परवाह भी नहीं कर रहे। फिर क्या होता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, 6 महीने बाद, साल बाद, जब उनकी मेडिकल कोई प्रॉब्लम होती है लोगों को, जब डॉक्टर के पास जाते हैं, पता है कि कान सुनने की सलाहियत से महरूम हो गए, ठीक है ना। तो ये जो एक्सपोजर होता है ना किसी भी हैजर्ड से नुकसान होने का, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो इमीडिएट डैमेज कॉज करते हैं आपको, जैसे कोई फिजिकल इंजरी है, ठीक है ना। मसलन कोई आपको एक्सीडेंट हो गया, कट लग गया है, कोई बर्न हो गया है, तो ये वो मतलब हैजर्डियस सिचुएशन होती है जो कि इमीडिएट बेसिस के ऊपर होती हैं। जबकि जो कुछ होती हैं जो डेवलप होती हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो इसलिए हैजर्ड की बेसिक अंडरस्टैंडिंग करना बहुत ज़रूरी है। आप जब आइडेंटिफाई करते हैं अपनी वर्क प्लेस के अंदर, तो आप ये देखते हैं कि मोस्ट हेजरियस एक्टिविटीज कौन सी हैं जिसके अंदर मौजूद है पोटेंशियल नुकसान नुकसान करने की।
अब मिसाल देता हूँ मैं आपको, जैसे ड्राइविंग है, आपकी कंपनी के अंदर ड्राइवर्स हैं काफी सारे। अब ड्राइविंग एक हेजर्डियस एक्टिविटी है, ठीक है ना, मतलब इसके अंदर पोटेंशियल मौजूद है कि ड्राइवर गाड़ी का एक्सीडेंट कर सकता है। लेकिन अब अभी वो रिस्क नहीं बना। रिस्क तब बनेगा जब आपके ड्राइवर जो है वो ट्रेंड नहीं होंगे प्रॉपर, जब आपकी गाड़ियां जो हैं वो पुरानी होगी, या उनके इंस्पेक्शन प्रॉपर नहीं हुई होगी, या आपके ड्राइवर जो है वो मतलब है कि कोई उसमें गड़बड़ करते होंगे, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे अगर उनको आपने स्पीड लिमिट पे कहा है जी कि आपने इस गाड़ी को इस स्पीड लिमिट से ज्यादा नहीं चलाना, आपने कोई प्रोसीजर वहां पे अप्लाई किया हुआ है, लेकिन वो उससे ज्यादा अगर तेज स्पीड से गाड़ी चलाते हैं, तो इसका मतलब है कि वो वायलेट कर रहे हैं, तो इसमें पोटेंशियल मौजूद है कि वो हैजर्ड जो है वो रिस्क बन सकता है, क्योंकि उसमें अब लाइक्लीहुड आ गई है। अगर एक ड्राइवर ट्रेन नहीं है, सही तरह पूरी तरह ट्रेन नहीं है, उसका लाइसेंस नहीं बना, या उसने प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली, तो उसके हाल है तो पोटेंशियल उसके अंदर नुकसान काज करने की अहमियत तो तब भी है जब वो ड्राइवर ट्रेंड हो। ट्रेन ड्राइवर भी तो मतलब एक्सीडेंट कर सकता है ना। तो दोनों सूरतों में जो मतलब पोटेंशियल है वो तो मौजूद है। लेकिन रिस्क वो तब बनेगा जब रिस्क का आगे का जो चैप्टर है हमारा, उसके ऊपर हमने मुकम्मल तौर पर रिस्क को अंडरस्टैंड करना है कि रिस्क कैसे जो है वो हमारे लिए जो है ना नुकसान काज करता है, जब वो टर्न हो जाता है, चेंज हो जाता है इनटू डेंजरस सिचुएशन, ठीक है ना। तो ये फर्क करना आपको हमेशा आना चाहिए। तो जब भी आप अपनी वर्क साइट के ऊपर इंस्पेक्शन करेंगे, रिस्क असेसमेंट करेंगे, सबसे पहले आपने देखना ये है कि कौन सी एक्टिविटीज, कौन सा इक्विपमेंट, कौन सी मशीन्स, कौन सी जो है वो ऐसी सिचुएशन है। सिचुएशन भी हो सकती है ना, मसलन कोई इन्वायरमेंटल हैजर्ड भी तो वहाँ पे हो सकती है ना। मसलन वहाँ पे हीट ज्यादा है, मसलन वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा कूल है, मसलन वहाँ पे लाइट प्रॉपर नहीं है, ये भी लाइटिंग का हैजर्ड है। मसलन वहाँ पे कोई फ्लेमेबल लिक्विड पड़ा हुआ है, मसलन वहाँ पे कोई हैजरियस सब्सटेंस है, मसलन वहाँ पे कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है कि जिससे मतलब है कि आग लगने का खतरा हो, जैसे वेल्डिंग। मसलन वहाँ पे कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है कि जिस जो वर्क एट हाइट हो रही है उसमें गिरने का खतरा मौजूद है, ठीक है। मसलन कोई ऐसा एक्टिविटी हो रही है जिसमें शोर शराबा बहुत ज्यादा, वहाँ पे नॉइज का हैजर्ड मौजूद है। अब वो उस हद तक तो हैजर्ड होता है, मतलब उसके अंदर पोटेंशियल होती है नुकसान को कॉज करने की। अब अगली अगली स्टेज आती है रिस्क की, और फिर उसको हम इंशाल्लाह रिस्क में जाके डिटेल से डिस्कस करेंगे कि रिस्क जो है वो कैसे मतलब कन्वर्ट होता है फ्रॉम हैजर्ड टू रिस्क। अब हम अगर कॉजेज की बात कर लें कि जी ये हार्म जो होता है हमें किस किस्म के कॉजेज जनरेट करता है और क्या नुकसान देता है एक हैजर्ड, उसमें हमें एक फिजिकल इंजरी हो सकती है, मसल एक्सीडेंट हो सकता है, कट लग सकता है, बर्न हो सकता है, ठीक है ना। कोई आपका मतलब है कि मसल फट सकता है, कोई हड्डी टूट सकती है, इसको चोट लग सकती है, इसको कहते हैं इंजरी। और इसके अलावा हैजर्ड जो है आपको इलनेस कॉज कर सकते हैं, जैसे बायोलॉजिकल हैजर्ड्स होती हैं, ठीक है ना, जैसे हैजर्डियस सब्सटेंस होते हैं, उनको इनहेल करने से आपका जो सांस लेने का निज़ाम है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप शोर में ज्यादा देर रहते हैं तो आपके कान जो है वो सुनने से महरूम हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इलनेसेस जो है वो भी हार्म है विच इज कॉज्ड बाय द हैजर्ड। इस तरह प्रॉपर्टी डैमेज अनदर हार्म है जो कि इज कॉज्ड बाय द हैजर्ड। मतलब जब अगर कोई एक्सीडेंट होता है किसी जरिए एक्टिविटी की वजह से, तो क्या होगा, वहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी भी डैमेज हो सकती है। मसलन आपकी गाड़ी टूट फूट सकती है, अगर आप हाइट वहाँ क्या हाइट करते हुए हाइट से गिर गए हैं, खुदा ना खास्ता, सो साथ आपका इक्विपमेंट भी वो जो प्लेटफॉर्म है जिसको स्काफोल्ड कहते हैं, जिसके ऊपर आप काम आपके लोग काम कर रहे हैं, वो टूट के गिर सकता है। तो प्रॉपर्टी डैमेज भी हैजर्ड के दौरान में कॉज हो सकती है। इन्वायरमेंटल डैमेज भी होता है, मिसाल के तौर पे अगर फर्ज करें कि कोई ऑयल स्पिल हो गया, मसलन कोई ऑयल का टैंकर था, ठीक है, वो फट गया और ऑयल स्पिल हो गया, ठीक है, और उस ऑयल से मतलब इर्द गिर्द की जो मतलब माहौल है उसके अंदर आलूदगी आ गई है, ठीक है, या कोई गैस का टैंकर है वो फट गया है और गैस फैल गई है वहां पे। तो क्या होगा उस एरिया में जहाँ पे ये चीज फैली है, वो जो हैजर्ड जो है उसने अपना मतलब है कि अलाउ किया है, तो वो उस एरिया में जो भी मतलब ह्यूमन होंगे, इवन के आपके जो परिंदे होते हैं, मतलब इंसेक्ट्स होते हैं, ये भी डैमेज हो जाते हैं, ठीक है ना। अब देखें ये जो हम
जो गंद ला रहे हैं अपने दरियाओं के अंदर, नहरों के अंदर, समंदरों के अंदर, मतलब हम कचरा फेंक देते हैं, उससे क्या हो रहा है, उससे ये भी एक इन्वायरमेंटल हैजर्ड है, जो कि इन्वायरमेंटल डैमेज कॉज कर रही है आपकी जो अभी हयात है उनके लिए। और अभी हयात में मछलियां भी हैं, बेशुमार चीजें हैं, उनकी जिंदगियों को प्लास्टिक की वजह से बहुत ज्यादा उनकी जिंदगियों को खतरात पैदा हो चुके हैं। बहुत सारे जानवर मर जाते हैं इस तरह कि वो जो इन्वायरमेंटल हैजर्ड होते हैं उनकी वजह से। तो ये मेन जो है ना वो डैमेजेस होते हैं हमें हैजर्ड की वजह से, इसलिए हमें इसको मैनेज करना जरूरी है। तो अब हम बात कर लेते हैं जी कि एक हैजर्ड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो क्या होती हैं, सोर्स क्या है। क्योंकि जब आप हैजर्ड की नेचर को अंडरस्टैंड करने जाते हैं तो सबसे पहले आप ये देखते हैं कि ये हैजर्ड जनरेट कहाँ से हुआ है, ठीक है। मतलब इसका मेन सोर्स क्या है। क्योंकि हो सकता है कि एक ड्राइवर है आपका, वो गाड़ी लेके मतलब निकला है, ठीक है ना, वो कोई 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर गया, वहां पे एक्सीडेंट हो गई, ठीक है ना। अब आपने जब इन्वेस्टिगेशन करनी है, आपने देखना है कि इस एक्सीडेंट की कॉज क्या है, रूट कॉज क्या है। आप उसका सोर्स देखेंगे, सबसे पहले उसके बैकएंड पे जाएंगे, देखेंगे कि ये गाड़ी प्रॉपर तरीके से इंस्पेक्शन हुई, इसकी ड्राइवर जो है वो वही ट्रेन ड्राइवर था जिसके लिए ये गाड़ी ऑथराइज थी, अपने टाइम से निकला वो, ठीक है। और इंस्पेक्शन प्रॉपर उसने करवाई। अब वहां से जब आप निकलेंगे तो आगे आप आएंगे उसके पाथ के ऊपर, मतलब है कि जब वो एक्सीडेंट उसने किया तो क्या ऐसा तो नहीं था कि रास्ते में की जो रोड था उसकी कंडीशन खराब थी, ठीक है, या मतलब जिससे वो टकराया वो कोई अनाड़ी था जिस गाड़ी के साथ वो टकराया। तो सोर्स को अंडरस्टैंड करना और उसका पूरा पाथ, जिस पाथ में वो मसलन हो सकता है बाज का हैजर्ड जो है वो एयर के जरिए फैल जाए, हवा के जरिए फैल जाए, हो सकता है वो पानी के जरिए फैल जाए, ठीक है ना। हो सकता है वो मतलब है कि स्किन के जरिए आपकी मतलब है स्किन में प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, ठीक है ना। तो उसका पाथ को अंडरस्टैंड करना और उसकी सिविरिटी, सिविरिटी क्या होती है कि वो कितना हैजर्ड खतरनाक है, ठीक है ना, मतलब उसके अंदर कितना नुकसान करने की सलाहियत मौजूद है, इसको हम कहते हैं सिविरिटी। और उसके बाद है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि कितने दफा वो मतलब है कि बार बार एक चीज हो रही है, ठीक है। मिसाल के तौर पे वर्क एट हाइट है, वर्क एट हाइट आपकी कंपनी के अंदर कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, उसमें वर्क एट हाइट हो रहा है, तो आप ये देखते हैं कि क्या वो हफ्ते में एक दफा होता है, क्या वो डेली बेसिस पे हो रहा है, क्या वो मतलब महीने में एक दफा हो रहा है, ठीक है ना। हैजरियस एक्टिविटी है ना वर्क एट हाइट, मतलब इसमें खतरा मौजूद है, इसमें पोटेंशियल हैजर्ड है कि एनीवन कैन फॉल ड्यू टू एनी, आई थिंक मतलब है कि वो कोई गलती कर ले, कोई वायलेशन कर ले, या कोई स्लिप हो जाए, ट्रिप हो जाए, उसकी साइड रेल टूट जाए। जी जी अली हैदर, जी पूछे। अली हैदर, मेरा आपकी अब क्वेश्चन है कि ये जो एलएम है। आपकी हेलो, आवाज जो है अब ना आ वो, रही है आवाज सर? हाँ अब आई है, बोलो प्लीज। जी बोले हैदर। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि ये जो एलएमएस है, हम्म। मैंने कहा ये जो एलएमएस है, हाँ हाँ, फिर आवाज आपकी रुक जाती है एलएमएस तो के ये बाद। मतलब क्लासेस जब ओवर हो जाएंगी। आप ऐसा करें दोस्त, काइंडली वो टेक्स्ट में लिख दें, सर आपको वर्बली जवाब दे देंगे। मेरा ख्याल है कि मैं जो अंडरस्टैंड कर पाया हूँ वो ये है कि एलएमएस के बारे में पूछ रहे हैं, जो क्लासेस हैं उसके अंदर मटेरियल मौजूद रहेगा या वो ख़त्म हो जाएगा। अगर तो ये सवाल है तो बिल्कुल मैं इसको आइडेंटिफाई कर देता हूँ, एड्रेस कर देता हूँ। अगर कोई और है तो काइंडली आप दोबारा ट्राई कीजिएगा, वरना फिर मुझे व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो एलएमएस के अंदर जो मटेरियल है वो इस तरह होता है कि वो उसके अंदर मौजूद रहता है, ठीक है ना। आप इनरोल्ड है उसमें, इनरोल्ड ही रहेंगे आप उसमें। उसमें सिर्फ ये होता है कि जो रिकॉर्डिंग्स होती हैं क्लासेस की वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं, ठीक है ना। बाकी जो उसके अंदर नोट्स हैं,
जी जी बिल्कुल, जब क्लास आपकी फिनिश होगी तो आपको मटेरियल मिल जाएगा बिल्कुल। मॉड्यूल 1 का मटेरियल मौजूद है, ठीक है ना, उसमें प्रेजेंटेशन भी है, उसमें आपके नोट्स भी हैं, उसमें आपकी क्लास की रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, ठीक है। इसी तरह जब आप आज का जी बिल्कुल परमानेंट रहेगा आपके पास, क्योंकि आप देखें ना, आप जिस ग्रुप में अभी इनरोल हुए हैं, इसमें पहले भी जो ग्रुप कर चुका है वो अभी इनरोल्ड है, उसमें मेंबर्स आप देखें ना, आपको 11 या 13 मेंबर्स नजर आ रहे होंगे, ठीक है। तो वो पिछले जो मेंबर्स हैं उसके अंदर मौजूद है, ठीक है। तो ये नॉलेज आपके पास रहेगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया था ना कि वो 3 जो प्रोजेक्ट मैंने स्टार्ट किए हुए हैं, एक वो बुक्स वाला है, बुक्स लाइब्रेरी है हेल्थ एंड सेफ्टी की। यकीन जानो कि मतलब इस तरह के सोर्स मिलते ही नहीं है। जब आपको जरूरत पड़ती है ना, फिर आपको इसकी अहमियत का एहसास होता है कि अचानक कोई चीज जरूरत पड़ जाए तो फिर आप इधर उधर ढूंढने फिरते हैं, मुश्किल में पड़ जाते हैं। तो वो मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ एक ही जगह के ऊपर, ठीक है। अगर आपने मसलन कोई बुक अच्छी पढ़नी है हेल्थ एंड सेफ्टी के किसी टॉपिक से रिलेटेड, आपको उसी कैटेगरी की बुक्स वहां पे मिलेंगी। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको कोई इंस्पेक्शन चेकलिस्ट चाहिए, कोई मैनुअल चाहिए, कोई प्रोसीजर चाहिए, उसका अलग मैंने वहाँ पे प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और इसके साथ साथ एक वीडियो लाइब्रेरी भी मेंटेन कर रहा हूँ इंशाल्लाह। उसमें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो तीनों आप सब ज्वाइन कर सकते हैं, बल्कि और भी अपने कोलीग्स को इनवाइट कर सकते हैं, उनको ज्वाइन करें। सिंपल प्रोसेस है उसका, जस्ट आप उसको ज्वाइन द कोर्स पे क्लिक करें, ब्लू बटन के ऊपर यहाँ पे क्रिएट अकाउंट आएगा, उसको क्लिक करें तो अपना ईमेल, अपना नाम और कोई अपना आसान सा पासवर्ड डाल दें उसके अंदर, आप उसमें लॉगिन हो जाएंगे, ठीक है ना। और पासवर्ड जो है ना, वो कोई वो नहीं है यहाँ पे कोई, मतलब है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप अगर कभी चेंज भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। आप अपनी प्रॉपर प्रोफाइल बिल्डअप कर लें। आप देखें उस प्लेटफॉर्म के ऊपर पूरा लीडर बोर्ड आपको नजर आएगा, उसमें लड़कों का कंपटीशन होता है आपस में, ठीक है ना। वो आप जितनी एक्टिविटीज करते हैं उस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने एलएमएस में, आप क्विज अटेंड करते हैं, आप नोट्स रीड करते हैं, आप वीडियोस वॉच करते हैं, क्लासेस अटेंड करते हैं, तो आपको पॉइंट्स मिलते हैं और वो उन पॉइंट्स की वजह से आपकी पोजीशन बनती है वहाँ पे लीडर बोर्ड में। देखें ना अभी और मतलब बाकी जो मेरे कोर्स चल रहे हैं जिसमें सेफ्टी इंजीनियरिंग का डिप्लोमा चल रहा है, बोश लेवल 6 का डिप्लोमा चल रहा है, उनमें बड़ा कंपटीशन होता है, बड़े आपस में उनकी वो जो है ना वो पॉइंट्स के ऊपर और आप उसमें अपनी पिक्चर लगा सकते हैं, आप अपनी प्रोफाइल छोटी सी बिल्डअप कर सकते हैं, अपने बारे में थोड़ा सा लिख सकते हैं, ठीक है ना। और आपकी पिक्चर भी वहाँ पे डिस्प्ले होगी, आपके जो कोर्सेज आपने कर लिए हैं उनका रिकॉर्ड भी वहाँ पे मौजूद होगा। अगर आपने किसी नए कोर्स में इनरोल किया है, चाहे वो फ्री वाला है चाहे वो पेड है, उसका भी रिकॉर्ड वहाँ पे आपकी प्रोफाइल के अंदर। तो एक वो आपको कलेक्टिव रिसोर्स ऑफ लर्निंग जो है ना, मतलब एक जिसको कहते हैं ना एक कंसोलिडेटेड इंटीग्रेटेड सोर्स ऑफ लर्निंग एक जगह पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि हैजर्ड का सोर्स जानना बहुत जरूरी होता है, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है वो हैजर्ड, और उसका पाथवे वो किस पाथ को लेके स्प्रेड हुआ है, वो एयर के जरिए आया है, वो हवा मतलब है कि वो पानी के जरिए आया है, तो या वो किसी मतलब और सोर्स से ओरिजिनेट हुआ है, उसका पाथवे आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है एक हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल के लिए। फिर ऑब्वियसली उसकी सिविरिटी के किस नेचर का वो हैजर्ड है, बस सिविरिटी कैसे डिफाइन होगी। मसलन अगर एक ड्राइवर है, ठीक है ना, वो गाड़ी चलाते चलाते एक्सीडेंट कर गया, ठीक है। अब अगर तो गाड़ी अच्छी कंडीशन में थी, इंस्पेक्शन हुई हुई थी, तो मतलब है कि उसमें पोटेंशियल कम है एक्सीडेंट होने की। लेकिन अगर गाड़ी पुरानी थी, ब्रेक्स उसकी ठीक नहीं थी, और वो जब टकराई है, मतलब जब एक्सीडेंट हुआ है, तो उस एक्सीडेंट की नेचर क्या थी, क्या उस एक्सीडेंट से मतलब एक नुकसान कितना हुआ है, डैमेज कितना हुआ, इसको कहते हैं सिविरिटी, ठीक है ना। मे बी हल्का सा डैमेज हुआ, डंट पड़ा हो, मे बी गाड़ी पूरी कल्टी हो गई हो, ठीक है। तो ये सिविरिटी फिर हम डिफाइन डिटरमिन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स पाथवे एंड सिविरिटी। सिविरिटी को डिफाइन करके फिर हम रिस्क असेसमेंट की तरफ जाते हैं, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है, मतलब कोई एक एक्टिविटी है, हैजरियस एक्टिविटी है, वो मिसाल के तौर पे आपकी कंपनी के अंदर ये जो हैजरियस सब्सटेंसेस हैं, इनका यूज किस लेवल का है, कितनी फ्रीक्वेंसी से ये जनरेट होते हैं। मसलन क्या कोई ऐसा प्रोसेस हो रहा है जिसमें कंटिन्यूअसली
काला धुआं निकल रहा है। जैसे भट्टों के, ईंटों के भट्टे आप देखें ना, वहां पे फ्रिक्वेंसी क्या मतलब है कि एवरी टाइम, मतलब वहां से वो जब भट्टा चल रहा होता है तो उसमें काला धुआं जिसमें कार्बन होती है वो निकल रहा होता है, तो उसमें फ्रिक्वेंसी जो है वो मुसलसल होती है। ठीक है। इसी तरह कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो हफ्ते में एक दफा होती हैं, कुछ ऐसी जरिए एक्टिविटी होती हैं जो एक दिन में एक दफा होती हैं। तो फ्रीक्वेंसी को आइडेंटिफाई करना एक सेफ्टी स्पेशलिस्ट के लिए बहुत जरूरी होता है। और एंड पे कंट्रोल मेजर्स बेसिकली ये रिस्क असेसमेंट के बाद का प्रोसेस है, बट ये कि हैजर्ड के साथ भी इसका लिंक है, क्योंकि जो भी हैजर्ड है, जब आप उसका सोर्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसका पाथ आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसकी सिविरिटी को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फ्रिक्वेंसी को भी देखते हैं, देन ऑब्वियसली फिर आपका कंट्रोल मेजर्स जो है वो एक परफेक्ट मैयर होगा। ठीक है ना। जैसे एक डॉक्टर होता है, जैसे एक सर्जन होता है, जब वो डायग्नोज करता है किसी प्रॉब्लम को, तो वो आपसे मुख्तलिफ किस्म के सवालात पूछते हैं। ठीक है ना। वो आपसे कंसल्ट करता है, आपसे पूछता है सुबह का क्या आया था, ठीक है ना, कितने बजे ये किया था, कितने बजे वो किया था, इससे पहले ये वोमिट हुआ है तो कितनी दफा हुआ है। ठीक है ना। मतलब है कि आपने कोई ऐसी चीज तो नहीं खाई, ये किया वो किया, इससे पहले तो कभी ये प्रॉब्लम नहीं हुई। जिस तरह एक मतलब एक डॉक्टर डायग्नोज करता है ना प्रॉब्लम की, इसी तरह इन करेक्टरिस्टिक्स को लेकर आप एक डॉक्टर की तरह अपने हैजर्ड की जो नेचर है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। तो जब वो आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो फिर आगे मतलब उसका जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है कि वो हैजर्ड जो है उसके अंदर किस किस्म का रिस्क जनरेट हुआ है और उससे क्या एक्सीडेंट कॉज हुआ है, उसको आइडेंटिफाई करना आपके लिए आसान हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि हैजर्ड बेसिकली है क्या, और हैजर्ड से किस किस्म का हार्म जो है वो काज होता है। ठीक है। और हैजर्ड के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है, ये तीन चीजें आपको क्लियर हो गई सबको। कोई ऐसा तो नहीं है कि जिन जो तीनों चीजें मैंने जो यहाँ पे डिस्क्राइब की है उनमें से किसी चीज की आपको अंडरस्टैंडिंग ना हुई हो। एनीवन अगर है तो मैं